हमारे सामने आज दो ऐसी किताबें हैं जिन्होंने दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है। जी हाँ। हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड और जॉर्ज ऑरवेल की 1984। बिल्कुल। आज हम इन दोनों में थोड़ा उतर कर देखेंगे कि इनकी कहानियों में ऐसा क्या खास है और ये आज भी इतनी अहम क्यों बनी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं 1930s के दशक के अलाबामा। एक काल्पनिक शहर है मैकोम्ब। टू किल अ मॉकिंगबर्ड जी। कहानी एक छोटी बच्ची स्काउट फिंच की आंखों से कही गई है। उसके पिता एटिकस फिंच वो शहर के एक जाने माने वकील हैं। हाँ। और माहौल तब गर्मा जाता है जब एटिकस एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने का फैसला करते हैं, जिन पर एक श्वेत महिला के साथ दुर्व्यवहार का झूठा आरोप लगा है। हाँ, और स्काउट का नजरिया यहाँ कमाल का काम करता है वाकई। अच्छा, कैसे? देखिए, उसकी मासूमियत और भोलापन ना एक आईने की तरह है। जो मैकॉम के समाज के जो बड़े लोग हैं, उनके दोगलेपन, उनके गहरे बैठे नस्लवाद और अन्याय को और ज्यादा साफ तौर पर दिखाता है। एक बच्चा वो देख लेता है जो बड़े नहीं देख पाते या देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। शायद एक वयस्क कहानीकार इन बारीक चीजों को नजरअंदाज कर देता या शायद सामान्य मान लेता। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। बच्चे की नज़र से हम समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को देख पाते हैं जिन्हें बड़े लोग शायद अनदेखा करना सीख जाते हैं। सही कहा। और एटिकस फिंच का किरदार वो तो नैतिक हिम्मत का प्रतीक बन गया है ना। बिल्कुल। एटिकस सिर्फ एक केस नहीं लड़ रहे होते, वो असल में उस वक्त के गहरे नस्लीय भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। हाँ, वो भी तब जब पूरा शहर उनके खिलाफ हो। जी हाँ, बिल्कुल। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी जो सही है उसके लिए आवाज उठाना क्यों जरूरी है। ये किताब सिर्फ नस्लवाद के बारे में नहीं है। ये सहानुभूति, सही गलत की पहचान और इंसानियत की बुनियादी कद्र के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। सही बात है। जहां मॉकिंगबर्ड हमें अतीत के अन्याय और व्यक्तिगत साहस पर सोचने को मजबूर करती है, वहीं जॉर्ज ऑरवेल हमें 1984 में एक बिल्कुल अलग भविष्य की डरावनी दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, ओशिनिया नाम की जगह, जहां बिग ब्रदर नाम की एक सर्वसत्तावादी सरकार है जो हर वक्त हर किसी पर नजर रखे हुए है। हाँ, ये एक डायस्टोपियन दुनिया है। बाहर से सब ठीक ठाक लग सकता है, पर अंदर ही अंदर ये समाज पूरी तरह से दमनकारी और भयानक है। दमनकारी, हाँ। यहाँ सिर्फ आपके काम पर ही नहीं, आपकी सोच पर भी पहरा है। वो थॉट पुलिस यानी विचार पुलिस का डर हमेशा बना रहता है। और कहानी का हीरो विंस्टन स्मिथ इसी घुटन भरे माहौल में सच और अपनी व्यक्तिगत आजादी के लिए छटपटाता है। जी। वो सरकार के फैलाए झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ मन ही मन विद्रोह करता है, जानते हुए भी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, और यहाँ ऑरवेल सिर्फ बाहरी निगरानी यानी सर्विलेंस की बात नहीं करते, जो आज भी बहुत मौजूद है, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। वो इससे भी आगे जाकर दिखाते हैं कि कैसे सत्ता भाषा को कंट्रोल करके, वो न्यूज स्पीक के जरिए। अच्छा, न्यूज स्पीक। हाँ, न्यूज स्पीक उसके जरिए लोगों की सोच को ही सीमित कर सकती है। सोच को सीमित कैसे? जब आपके पास विरोध या अलग विचार व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे। अरे हाँ। या आज के सोशल मीडिया इको चेम्बर और जानबूझकर गढ़े गए नैरेटिव्स से काफी मिलता जुलता लगता है ना। ये न्यूज स्पीक वाली बात तो वाकई सोचने लायक है। और वो डबल थिंक यानी दोहरी सोच का कॉन्सेप्ट, क्या आप उसे थोड़ा और समझा सकते हैं? हाँ, डबल थिंक इसका मतलब है एक ही समय में दो परस्पर विरोधी विचारों को मानना और दोनों को सच जानना। एक ही समय में? जी। जैसे पार्टी कहती है युद्ध ही शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है, अज्ञानता ही शक्ति है। और लोग इसे सच मान लेते हैं, भले ही ये तार्किक रूप से कितना भी गलत क्यों ना हो। ये असल में सच को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक तरीका है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे लगातार प्रोपेगेंडा और क्या कहते हैं उसको, मानसिक नियंत्रण लोगों को वास्तविकता से कितना दूर कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों उपन्यास, जो बिल्कुल अलग अलग समय और समाज की कहानी कहते हैं, हमें किस बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, एक तरफ टू किल अ मॉकिंगबर्ड हमें याद दिलाती है कि सामाजिक अन्याय और पूर्वाग्रह कितने गहरे हो सकते हैं और इनसे लड़ने के लिए व्यक्तिगत साहस और सहानुभूति कितने जरूरी हैं। ये हमें अपने अंदर झांकने और अपनी नैतिकता को टटोलने को कहती है। और दूसरी तरफ 1984 एक चेतावनी है।
एक तरह की। हाँ, चेतावनी। ये दिखाती है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाए, सच को कुचल दिया जाए और निजी आज़ादी छीन ली जाए, तो भविष्य कितना भयावह हो सकता है। ये हमें राज्य की ताकत, निगरानी और सूचना पर नियंत्रण के खतरों से आगाह करती है। सही कहा, दोनों ही किताबें हमें अपने समाज, न्याय के मतलब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर गहराई से सोचने को मजबूर करती हैं। बिल्कुल, वे सवाल उठाती हैं कि हम अपने मूल्यों के लिए कितना लड़ने को तैयार हैं। वाकई। और यहाँ एक सवाल मन में उठता है जिससे हम शायद अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जी जरूर। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहाँ जानकारी का अथाह समंदर है और निगरानी के तरीके पहले से कहीं ज्यादा पहने हो गए हैं, इन दो